स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी हमने सैम्पल पेपर स्टार्ट किया था, तो उसका हमने पहले पार्ट का वीडियो रिकॉर्ड किया था जिसमें सेक्शन ए के 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। आज हम सेकंड पार्ट डाल रहे हैं, तो उसमें हम आगे के 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे एंड आई ट्राई कि मैं सेक्शन बी भी कवर कर लूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11, if the area of the base of a right circular cone is 51 centimeter square। तो अभी देखिए कोन की बात हो रही है। कोन के बेस का एरिया दे रखा है। बेस एरिया दे रखा है आपको 51 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। एंड वॉल्यूम दे रखा है आपको 85 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब आपसे हाइट पूछ रहा है, तो एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि वॉल्यूम हमेशा, वॉल्यूम का एक सर्टेन फॉर्मूला होता है, बट वो फॉर्मूला डिराइव होने का एक कॉमन तरीका होता है, बेस एरिया इनटू हाइट। तो वॉल्यूम जो होता है बेस एरिया इनटू हाइट होता है। ठीक है। तो अगर वॉल्यूम आपका 85 है, बेस एरिया आपका 51 है, ठीक है, एंड इनटू हाइट, तो अब अगर मुझे हाइट निकालना है, सो इट विल बी 85 अपॉन 51। तो अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगी, 3 से कैंसिल आउट करते हैं, 17 से ही कर लेते हैं डायरेक्ट। तो 17 फाइव जा एंड 17 थ्री जा, तो 5/3 सेंटीमीटर विल बी द कोन। तो द आंसर विल बी 5/3 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हम क्वेश्चन 12 की तरफ चलते हैं। इफ द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस आर इक्वल, कह रहा है अगर जीरोस इक्वल है तो उसके डी इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आर इक्वल, तो मतलब अगर मैंने कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया, ax² प्लस bx+c, इसके लेट सपोज मैंने दो जीरोस लिए, अल्फा एंड अल्फा, बोथ आर इक्वल। तो अगर बोथ इक्वल है मतलब डी हमारा इक्वल टू जीरो है। ठीक है। या फिर डी इक्वल टू जीरो नहीं, हम एक काम करते हैं, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट से बात करते हैं। तो अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करूं, सो इट विल बी अल्फा²। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हमेशा पॉजिटिव ही होगा, स्क्वायर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है सी और ए। एक्चुअली मेरे चारों ऑप्शन सी के साथ कनेक्टेड है, तो इसीलिए मेरा फोकस प्रोडक्ट ऑफ रूट पे गया है। ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर मेरा अल्फा² है, तो इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो अल्फा² इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो सी और ए का जो साइन होता है वो हमेशा सेम होना चाहिए, तभी मैं बोल सकती हूँ कि स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमेशा पॉजिटिव होगा। आइदर बोथ बी नेगेटिव और बोथ आर पॉजिटिव, तभी हम बोल सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो मैच कर रहा है दैट इज सी एंड ए मस्ट हैव सेम साइंस। ठीक है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13, if area of sector of circle of radius 21 centimeter cut off an arc of length 22 centimeter is, मतलब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, जिसका रेडियस आपको दे रखा है 21 सेंटीमीटर और इसकी एक आर्क लेंथ दे रखी है 22 सेंटीमीटर। ठीक है। ये एक सेक्टर कट हुआ जिसकी ये आर्क लेंथ, ये हमारी आर्क लेंथ है एल, ये दे रखा है 22 सेंटीमीटर और रेडियस हमारे पास है 21 सेंटीमीटर। तो आपसे इस सेक्टर का एरिया पूछ रहा है, तो आपको थीटा नहीं पता है, तो पहले तो थीटा पता करना पड़ेगा। तो जो हमारी लेंथ ऑफ आर्क है वो किसके बराबर होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr, और उसकी वैल्यू आपको दे रखा है 22। थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr, दैट इज 21। ठीक है। अगर मैं अभी पाई की वैल्यू पुट भी कर देती हूँ, चलिए मैं पाई की वैल्यू पुट कर देती हूँ 22/7।
ठीक है। तो यहां से मैं इस पूरे टर्म की वैल्यू निकालूंगी, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। थीटा अपॉन 360 मतलब मैं पूरे टर्म की वैल्यू निकालूंगी, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली जब एरिया फाइंड करना है तो वहां पे मुझे थीटा अपॉन 360 ही करना है। मैं डबल मेहनत क्यों करूं। थीटा अपॉन 360 को ऐसे ही रहने देते हैं। 22 जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है उसके पास मैंने 7 भेजा मल्टीप्लीकेशन में, और डिनोमिनेटर में चला गया 2 इंटू 22 इंटू 21। तो 22 और 22 कट गया, और 7 3 जा 21, दैट इज 1/6। अब मुझे एरिया निकालना है। तो एरिया इज थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो थीटा अपॉन 360 की वैल्यू मेरी 1/6 आई है। पाई की वैल्यू 22/7। 21 इंटू 21 आर स्क्वायर मतलब 2 बार आर को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो ये हो गया 3, इसको मैंने कट किया 2, और इसको कट किया 11। तो मेरा आंसर आ गया 11 इंटू 21, दैट इज 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरा आंसर होगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। ओके, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14। इफ ट्रायंगल ए बी सी, इफ ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है। तो मैं एक बार यहाँ पे दो ट्रायंगल बना लेती हूँ। ठीक है। मैंने यहाँ मेंशन कर दिया ए बी सी डी ई एफ। ठीक है। इफ ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, वेयर ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, डीई इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ई एफ 6 सेंटीमीटर, एंड एफ डी 12 सेंटीमीटर। अब आपको ए बी सी का पेरीमीटर निकालना है। ठीक है। वैसे तो अगर सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं तो उनके जो साइड्स का रेशियो होता है वही उनके पेरीमीटर का भी रेशियो होता है। ठीक है। अगर हमारे ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड का रेशियो, अब क्या आप देखो ए बी और ईडी का जो रेशियो है, मैं बोल सकती हूँ ए बी और ईडी का जो रेशियो है वही मेरा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डीईएफ होगा। ठीक है। तो ए बी और ईडी का जो रेशियो है दैट इज 6/9, वही मेरा पेरीमीटर, जिसको मैं पी लिख लेती हूँ। और ट्रायंगल डीईएफ का अगर मैं पेरीमीटर निकालूं तो इन सब का सम दैट इज 27। ठीक है। तो अगर मैं इसको कट करूं तो मेरा पी की वैल्यू 18 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकती हूँ दैट अगर मेरे दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके साइड्स का रेशियो ही मेरा पेरीमीटर का रेशियो होता है। सो द आंसर इज 18 सेंटीमीटर। ठीक है। Okay, moving to now question number 15. If the probability of the letter chosen at random from the letters of the word mathematics to be a vowel is 2 upon 2x plus 1, then x is equal to। तो अभी हम पहले प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं मैथमेटिक्स में से। ठीक है। अगर मैं एक वॉवल की बात करूं, 1 2 3 4, 4 है। तो मेरी वॉवल्स 4 है, और टोटल कितने अल्फाबेट्स हैं? 11। एंड दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन 2x प्लस 1। यही दे रखा है। मैंने पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ लेटर्स लिख लिया, लेटर्स ऑफ द वर्ड दैट इज वॉवेल, तो उसकी प्रोबेबिलिटी मैंने लिख ली, वॉवेल्स दैट आर 4 इन काउंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स दैट इज 11। And if I divide it, if I equate it with the value given, that is 2 upon 2x plus 1, तो मुझे क्या मिलेगा? तो अभी मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया। 8x+4 इज इक्वल टू 22, 8x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 18/8, दैट इज 9/4। ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा बी, दैट इज 9/4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज 16th क्वेश्चन, जिसमें दे रखा है कि कुछ वर्टिसेस हैं और आपसे पूछ रहा है कि ये कौन से शेप के वर्टिसेस हैं। तो एक काम करते हैं, थोड़ी सी प्लॉटिंग कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 9,0 मानती हूँ,
ठीक है, 9,0, दैट इज मैं ए पॉइंट को यहाँ पे प्लॉट कर रही हूँ, 9,0। तो 9,-6 मेरा समवॉट इधर लाई करेगा। ठीक है, 9,-6 दैट इज बी। देन इट इज -9,0, तो वो समवॉट इधर लाई करेगा, -9,0 एंड -9,6 इधर लाई करेगा। नहीं नहीं, -9,6 है, आई एम वेरी सॉरी। -9,6 हमारा ऊपर की तरफ लाई करेगा यहाँ पे। ठीक है, ये डी। अब अगर मैं इनको ज्वाइन करती हूँ यूजिंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो आप ऐसी कुछ लाइन बनेगी आपकी, जो कि ये। तो आप देख सकते हैं कि ये कहीं से भी स्क्वायर तो नहीं हो सकता क्योंकि इसके चारों साइड्स इक्वल नहीं है। ये रेक्टेंगल भी नहीं हो सकता क्योंकि इसके एंगल्स 90 डिग्री नहीं है। ठीक है, और ट्रेपेजियम तो नहीं है ये क्योंकि इसके दोनों साइड्स, दोनों अपोजिट साइड्स पैरेलल है। तो लास्ट वाला ऑप्शन दैट इज पैरेललोग्राम हमारा वही बन रहा है ये। ठीक है, आप देख सकते हैं सीडी की लेंथ भी 6 है और एबी की लेंथ भी 6 है। ठीक है, एंड सिमिलरली अगर आप एडी की लेंथ निकालेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो आपकी एडी और बीसी की लेंथ भी इक्वली आ रही है। तो दिस इज अ पैरेललोग्राम। ठीक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने के चक्कर में नहीं पड़ना होता है, कम से कम टाइम में सॉल्व करना है क्योंकि आपको सॉल्यूशन नहीं दिखाना है और आपको स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, okay, now if I move to question number 17, the median of set of 9 distinct observation is 20.5। median आपको दे रखा है 25.5। अब ये बोल रहे हैं if each of the observation of a set is increased by 2, अगर सारे observations को हमने 2 से increase कर दिया, then the median of a new set will be। अब आप बताइए कि मीडियन अगर हमारे पास 9 सेट्स हैं, अगर मैं आपको मीडियन की बेसिक डेफिनेशंस की बात करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारे पास 9 ऑब्जर्वेशन है। 9 मतलब ऑड ऑब्जर्वेशन है, तो अगर मैं ऑड ऑब्जर्वेशन की बात करूं, सो द मिडिल वन दैट इज फिफ्थ ऑब्जर्वेशन हमारा मीडियन होगा। ठीक है, तो अभी हमारा जो ये फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है ये हमारा मीडियन होगा एंड उसकी वैल्यू दे रखी है 20.5। अब ये बोल रहे हैं कि अगर सारे ऑब्जर्वेशन को मैंने 2 से इंक्रीज कर दिया, ठीक है, दैट मीन्स जो अभी मेरी मिडिल वैल्यू है वो भी 22.5 हो गई, वो भी 2 से इंक्रीज हो गई, दैट इज 22.5 हो गई। नई नई वैल्यू मीडियन 22.5 हो गई। तो मीडियन भी हमारा इंक्रीज बाय 2 है। ठीक है, तो हम लिख देंगे मीडियन इज 20 इंक्रीज्ड बाय 2। ठीक है, ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, द लेंथ ऑफ tangents drawn to a circle of radius 9 centimeter from a point at a distance of 41 centimeter from the center of the circle is। तो अब ये कह रहा है कि हमारे पास यहाँ पे एक सर्कल है और उस सर्कल के सेंटर से हमने एक लाइन ड्रॉ करी और ठीक है, तो आपसे कह रहा है द लेंथ ऑफ tangent drawn to a circle of radius 9। ये रेडियस है, ये 9 सेंटीमीटर दे रखा है और ये जो डिस्टेंस P का O से डिस्टेंस 41 सेंटीमीटर दे रखा है। आपसे लेंथ ऑफ टैंजेंट पूछ रहा है। ठीक है, तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, पहली बात तो लेंथ ऑफ टैंजेंट आपका कभी भी 41 और 9 से 41 से छोटा ही होगा क्योंकि 41 वाली जो लाइन है वो आपकी हाइपोटेनियस है। ठीक है, तो ओपी आपकी हाइपोटेनियस है तो इट विल बी लेस देन 41। तो आपका जो ऑप्शन 41 और 50 है वो रिजेक्ट हो गया। ठीक है, अब बची बात 9 और 40 की। तो 9 हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि 9 और 9 से मेरा हाइपोटेनियस 41 नहीं आ सकता। तो मेरा ऑप्शन ए ही जा रहा है। तो ऑप्शन द आंसर विल बी 40। बाकी आप चाहें तो इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा क्योंकि यहाँ 90 डिग्री है। तो अगर मैं इस पॉइंट को ए नाम दे दूं तो आई से दैट ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस एपी का स्क्वायर। ठीक है,
So this will be 41 का square is equal to 9 square plus AP square. So AP square will be 41 square minus 9 square. ठीक है, तो while solving this आप AP का स्क्वायर लिखोगे 41 प्लस 40 एंड 41 माइनस 40. तो सॉरी 41 प्लस 9 एंड 41 माइनस 9, सो इट विल बी 50 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 9 करेंगे तो आएगा 32. अब जब आप इसका अंडर रूट लेंगे एपी के लिए तो आप लिखेंगे 25 इंटू 2 और 16 इंटू 2. ठीक है, अंडर रूट में. तो 25 का तो 5 हो गया, 2 हो गया एंड 4 हो गया. सो इट इज अगेन 40 सेंटीमीटर. तो रादर देन डूइंग दिस लॉन्ग प्रोसेस, आप थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव है तो आप ऑप्शंस के हिसाब से भी सॉल्विंग कर सकते हैं और थोड़ा समझ सकते हैं इस चीज को कि अगर मेरे पास ऑप्शंस मुझे दिख रहा है कि मेरी जो फिगर बन रही है वो ऐसी है. अब हाइपोटेनियस मेरा 41 है तो जो बेस और हाइट होता है वो हाइपोटेनियस से छोटा ही होता है. दैट मीन्स 41 और 50 तो रिजेक्ट है. अब मेरा ऑलरेडी बेस 9 है, मतलब बेस या हाइट आप कोई भी एक मान सकते हैं. वन डिस्टेंस इज 9, तो अदर साइड पे अगर 9 होता तो मेरा 41 हाइपोटेनियस नहीं आता. सो द आंसर लेफ्ट विल बी 40. ठीक है, तो इस तरीके से आप स्मार्ट वर्क भी कर सकते हैं. चलिए, अब मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20. सो बोथ आर असर्शन बेस्ड क्वेश्चन. असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस में क्या होता है, आपके पास चार ऑप्शंस दिए होते हैं. आपको असर्शन और रीजन दोनों को देखना होता है. अब जैसे आप अगर मैं क्वेश्चन नंबर 19 की बात करूं तो हमारा असर्शन दे रखा है कि एक नंबर 5 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद दिस इज जीरो वेयर n इज अ नेचुरल नंबर. तो अगर आप देखिए तो ये बात सही है कि 5 टू द पावर n हमारा जीरो से एंड नहीं हो सकता. आप 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125 एंड सो ऑन. हमेशा लास्ट में 5 ही आ रहा है, तो वो कभी भी जीरो से एंड नहीं होगा. तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, तो असर्शन इज ट्रू. वी नो दैट असर्शन इज ट्रू. अगर मैं रीजन देखूं तो इसमें साफ दे रखा है कि अ नंबर एंड्स विद जीरो इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन कंटेन बोथ 2 एंड 5. अगर हमारे नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 दोनों कंटेन करता है तभी वो नंबर 10 जीरो से एंड करेगा, वरना नहीं करेगा. ये बात भी बिल्कुल जेन्युइन है. तो हमारे दोनों असर्शन और रीजन ट्रू है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन एज वेल. तो हमारा आंसर ऑप्शन ए जाएगा. ठीक है, ऐसे सिनारियो में हमें ये देखना होता है कि हमारा असर्शन रीजन ट्रू है या नहीं है. सबसे पहले ये देखेंगे. अब अगर ट्रू है तो क्या रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. हाँ, अगर है तो ए, नहीं है तो फिर बी. ठीक है, अब जैसे हम क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 20 में आप देख सकते हैं कि आपको दे रखा है कि कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आपका 1 है. ठीक है, और आपको प्रूफ करना है कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन टू द पावर 4 ए आपका 1. ये आपको प्रूफ करना है. तो देखिए, अगर मैं जो गिवन स्टेटमेंट है दैट इज कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को 1 बोल दूं. ठीक है, तो यहां से मेरी कॉस ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया. और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए मेरा होता है साइन स्क्वायर ए. ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज साइन स्क्वायर ए. ये हमारी आइडेंटिटी होती है जो कि रीजन में दे रखी है और वो आइडेंटिटी ट्रू है. यानी हमारा रीजन वाला स्टेटमेंट तो ट्रू है, हमें चेक असर्शन वाला रीजन करना है, असर्शन वाला पार्ट है करना है. ठीक है, तो अब जो आपको प्रूफ करना है अगर आप उसकी बात करते हैं. इसकी अगर आप वैल्यू निकालिए तो साइन स्क्वायर ए की जगह आप कॉस ए पुट करेंगे और साइन टू द पावर 4 ए की जगह आप कॉस स्क्वायर ए ही पुट करेंगे. ठीक है, और इसकी वैल्यू आपको 1 गिवन है. दैट मीन्स इसकी वैल्यू भी आपकी 1 ही हो गई. तो आपका असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, और रीजन में जो हमारा आइडेंटिटी दे रखी है वो यूज किया है हमने असर्शन को प्रूव करने के लिए. सो दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन एज वेल. तो हम अगेन ऑप्शन ए को मार्क करेंगे. ठीक है, तो इस तरीके से हम सेक्शन ए के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हमने कवर अप कर लिया है. ठीक है, तो इन नेक्स्ट क्लास आई टेक सेक्शन बी एंड सेक्शन सी एज वेल. तो थोड़ा ध्यान से करिए, साथ में चलते रहिए, और जितने भी क्वेश्चंस, और सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको बहुत टाइम नहीं लगाना है. स्मार्ट बनना है और फटाफट आंसर्स करने हैं, गलत नहीं करने हैं. ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जहाँ सेक्शन बी और सी अब हम कवर करेंगे. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.